हेलो स्टूडेंट, आज हम बंगाल में द्वैत या दोहरा शासन इस वीडियो पर चर्चा करेंगे। हम इसमें इसके कारण जानेंगे, द्वैत शासन क्या होता है, इससे जनता को, नवाबों को या अंग्रेजों को क्या फ़ायदा हुआ और हम इसके दुष्परिणाम भी जानेंगे। सबसे पहले हम बंगाल में द्वैत शासन के कारणों को जानते हैं। तो बंगाल में द्वैत शासन का जो प्रमुख कारण है वो है बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब हुआ था शायद आप जानते भी हों, 23 अक्टूबर 1764 को। अब ये किस किस के बीच में हुआ था? तो ये अंग्रेजों के बीच में और 3 नवाब थे भारत के। कौन कौन से थे? मीर कासिम। मीर कासिम कौन थे? बंगाल के पूर्व नवाब। इसमें पूर्व बंगाल नवाब लिखा है तो ये आप थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, बंगाल के पूर्व नवाब। और कौन था? अवध के नवाब जिनका नाम था शुजाउद्दौला। और तीसरे रहते हैं मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। ये तीनों नवाब और अंग्रेज के नायक कौन है? हेक्टर मुनरो। इनके बीच में युद्ध होता है और युद्ध में अंग्रेज जीत जाते हैं, भारतीय नवाब हार जाते हैं। फिर ये जो युद्ध है इसका समापन होता है इलाहाबाद की संधि के साथ। तो यहाँ पर 2 संधियां हुई हैं बक्सर के युद्ध में, पहली इलाहाबाद संधि और द्वितीय इलाहाबाद संधि। तो जो प्रथम इलाहाबाद संधि है ये 12 अगस्त 1765 को हुई है और ये मुगल और अंग्रेजों के बीच में हुई है। इसमें क्या होता है कि अवध से इलाहाबाद और कड़ा ये 2 क्षेत्र हैं, ये इलाहाबाद और उसके आसपास के क्षेत्र लेकर मुगल बादशाह को दे दिए जाते हैं। और दूसरी शर्त इसमें रखी जाती है कि अंग्रेजों ने मुगल बादशाह को 26 लाख रुपए वार्षिक देना स्वीकार किया, जिसके बदले उन्होंने बिहार, उड़ीसा और बंगाल तीनों पर दीवानी का अधिकार ले लिया था। अब द्वितीय संधि जो है वो इलाहाबाद की, वो 16 अगस्त 1765 की है। इसमें आप 12 अगस्त 16 अगस्त याद ना कर पाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको 1765 याद रखना चाहिए इलाहाबाद की संधि की डेट। अब जो द्वितीय इलाहाबाद की संधि है वो अवध और अंग्रेज दोनों के बीच में होती है। अब इसमें क्या होता है तो अवध के नवाब से 50 लाख रुपए युद्ध के हार जाने के रूप में अंग्रेजों को देने पड़ते हैं और अंग्रेज उसे अवध का राज्य लौटा देते हैं। और दूसरा क्या होता है कि अवध से जो कड़ा और इलाहाबाद और उसके आसपास के जो क्षेत्र रहते हैं वो अलग करके मुगल को देने पड़ते हैं। इस इलाहाबाद संधि के बाद बंगाल, बिहार, उड़ीसा इनमें दीवानी का अधिकार अंग्रेजों को मिल जाता है। और इस समय इनके जो गवर्नर होते हैं वो होते हैं रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव। अब जो रॉबर्ट क्लाइव हैं वो बंगाल में दोहरा शासन लाते हैं। कैसे लाते हैं? तो जो रॉबर्ट क्लाइव हैं एक तरफ तो सत्ता उनके हाथ में रहती है, लेकिन यहाँ पर जो बंगाल का नवाब है, बंगाल का नवाब यहाँ पर कौन है? नजमुद्दौला। नजमुद्दौला कौन है? मीर जाफर का एक कमजोर वंशज जो था वो नजमुद्दौला था। तो यहाँ पर काम कौन करेगा? नजमुद्दौला। लेकिन शासन किसका रहेगा? अंग्रेजों का, रॉबर्ट क्लाइव का। मतलब राजस्व वसूली, वित्त का अधिकार कौन करेगा? अंग्रेज करेंगे। दीवानी का अधिकार जो मिला है अंग्रेजों को, ये अंग्रेजों की सबसे बड़ी सफलता मानी जाती है। इस संधि के बाद बंगाल में प्रशासनिक अधिकारियों की नियुक्ति का अधिकार कंपनी को है। मतलब कानून व्यवस्था की देखरेख का अधिकार अब किसको है? कंपनी को है। राजस्व वसूली, वित्त का कार्य, ये सब कार्य कौन करेगा? अंग्रेज मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी करेगी। और अब इतने सारे काम के लिए कंपनी ने दीवानी और निजामत दोनों काम के लिए उन्होंने कुछ सूबेदार को नियुक्त किया, या सूबेदार कहें या उपदीवान, इन्हें नियुक्त किया। तो इनका नाम आया है, बंगाल में किसे नियुक्त किया? रजा खां को, बिहार में सिताब राय को और उड़ीसा में राय दुर्लभ को। वैसे तो देखो सारे कार्य अंग्रेजों के मनमाने चलते थे, चाहे वो कानून व्यवस्था हो, राजस्व वसूली हो, नियंत्रण अंग्रेज का रहता था। लेकिन जो भारतीयों के समक्ष कौन जाएगा? नवाब। मतलब काम करने के लिए नवाब है, लेकिन नियंत्रण किसका रहता था? अंग्रेजों का। इसी को द्वैत शासन कहा जाता है। अब द्वैत शासन का जन्मदाता भी आप देख ही रहे हैं, रॉबर्ट क्लाइव को ही माना जाएगा और शुरुआत भी इसकी 1765 से मानी जाएगी। यदि हम इसे ओवरऑल देखें तो एक तरफ उत्तरदायित्व विहीन अधिकार किसके पास है? कंपनी के पास। मतलब उन्हें उत्तरदायित्व कुछ नहीं लेना, वो किसी की भी गारंटी नहीं लेते थे।
लेकिन गारंटी कौन लेता था? नवाब, लेकिन उसे अधिकार प्राप्त नहीं थे। तो यहाँ पर कोई भी कार्य होगा वो करेगा नवाब, नवाब की देखरेख में होगा, लेकिन जो भी उसके अधिकार रहेंगे या उससे प्राप्त होने वाला जो परिणाम रहेगा, पैसा रहेगा, वो सब किसे मिलेगा? कंपनी को। अब हम दोहरे शासन के दुष्परिणाम को जानते हैं। तो ये तो पक्की बात है कि बंगाल में पूरी शक्तियां कंपनी के हाथ में हैं, लेकिन वो उत्तरदायित्व नहीं लेना चाह रही। बंगाल के हाथ में उत्तरदायित्व है, लेकिन उसके पास शक्ति भी नहीं है और धन भी नहीं है। इसीलिए कंपनी के पास सेना भी है और कोष है, लेकिन वो सुरक्षा की जिम्मेदारी नहीं लेना चाह रही। जनता की सुरक्षा की जिम्मेदारी वो नहीं लेती। तो होता क्या है कि जो बंगाल की जनता है वो बहुत ही ज़्यादा दुखी हो जाती है, कष्टों में आ जाती है। और द्वैध शासन के कारण क्या होता है? बंगाल में कृषि का ह्रास हो जाता है। ह्रास क्यों होता है? क्योंकि राजस्व वसूली का दबाव रहता है नवाब पर कि राजस्व वसूली ज़्यादा करना है, और ज़्यादा लेकर और किसको देना पड़ता था? अंग्रेजों को। तो लोगों ने खेती करना छोड़ देते हैं या कम कर देते हैं। अब इससे से कानून व्यवस्था भी यही होती है कि कानून व्यवस्था में कंपनी की तो कोई रुचि नहीं है, लेकिन बंगाल का नवाब जो उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो कानून व्यवस्था को सही रूप से चला नहीं पाते हैं। तो कानून व्यवस्था क्या होती है? ठप्प पड़ जाती है। इसी तरह व्यापार और वाणिज्य भी ठप्प हो जाते हैं। अब जो बंगाल है, बंगाल में ना रेशम के धागे के कपड़े बनते हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध थे। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि उन्होंने ये रेशम के धागे के जो कपड़े थे या कपड़ा उद्योग था, उसको चौपट करने का सोचा। और जो रेशम का धागा था, वे इस बात पर जोर देते थे किसानों पर या जो वहाँ के लोग हैं उनसे ये दबाव बनाते थे कि वो रेशम का धागा तैयार करें और उस धागे को विदेश में ले जाकर वहाँ कपड़ा बनाकर फिर वो उसको बेचना चाहते थे। मतलब रेशम के धागे से वहाँ पर वो मुनाफा कमाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने किसानों पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया। तो किसानों ने खेती छोड़ने का निर्णय कर लिया। अब जब खेती छोड़ेंगे कहीं के भी किसान, चाहे वो बंगाल के हों या कहीं के भी हों, तो खाद्यान्न उत्पादन में गिरावट आएगी। खाद्यान्न क्या होता है? जो हम खाते हैं, जो अनाज हमारे खाने के लिए ज़रूरी होता है वो। तो उसके उत्पादन में जब कमी आई, क्योंकि हमें खाद्यान्न किससे मिलता है? किसानों के जरिए, खेती से। तो खेती जब नहीं करेंगे तो हमारे पास खाद्यान्न नहीं होगा, हमारे पास अनाज नहीं होगा। तो इससे क्या हुआ कि 1770 में बंगाल में एक अकाल पड़ा, क्योंकि लोगों ने खेती करना छोड़ दिया। तो करोड़ों की जो आबादी है वहाँ की, वो भुखमरी से मरने लगी। ऐसी समय में बंगाल की बहुत ही बुरी स्थिति आ गई थी। तो जो अंग्रेजी कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी, उन्होंने 1772 में रॉबर्ट क्लाइव को हटाकर बंगाल का गवर्नर वॉरेन हेस्टिंग, ये नाम आपको याद रखना चाहिए, वॉरेन हेस्टिंग, उन्हें बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने इस कुप्रथा को समाप्त कर दिया। दीवानी और निजामत के जो अधिकार थे वो प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले लिए। मतलब अब उन्होंने इसकी जिम्मेदारी ले ली। पहले उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में रखे थे और नवाब को पूरा कार्य सौंप दिया था, लेकिन वॉरेन हेस्टिंग ने इसको अपने हाथ में प्रत्यक्ष रूप से ले लिया। मतलब इसकी जिम्मेदारी ले ली और बंगाल के नवाब का जो पद है उसे पूरी तरीके से पेंशन वाला बना दिया। अब हमने इस वीडियो में बंगाल में द्वैध शासन के कारण पढ़े, द्वैध शासन पढ़ा और उसके दुष्परिणाम भी पढ़ लिए। लेकिन बंगाल में जो ये कुप्रथा चालू हुई थी या ये द्वैध शासन था, इसके बारे में कई लोगों के अलग अलग विचार हैं। वो विचार मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि इसके बारे में कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने इसके बारे में क्या कहा है कि इन्होंने इंग्लैंड की संसद में ये कहा था कि दुनिया में कोई सरकार इतनी भ्रष्ट, विश्वासघाती और लोभी नहीं हो सकती जितना भारत में कंपनी की सरकार है। ये द्वैध शासन के बाद कहा था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और के.एम. पार्नेकर जो कि भारत के हैं, उन्होंने कहा था कि जो 1765 से 1772 है, इस काल को बेशर्मी और लूट का काल कहा है। अब इस तरह हमारा बंगाल में द्वैध शासन, ये वाला कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो गया है। अब यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोज़।